नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो अकाउंटेंसी का है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों ये क्लास 11 से लेके मास्टर्स लेवल और या फिर अगर आप सी एस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको पढ़ना कंपलसरी है ही। और भी दूसरे फील्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक हो चुका है आज के टाइम पे। क्लास 11 में हो या 12 या फिर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, कुछ भी एक्स वाई जेड, कहीं भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जहाँ भी हो, वहाँ पे आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज के टाइम पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक हो चुका है। क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज के टाइम पे हर एक इंडस्ट्री यूज कर रही है। वहां पे वो बातें करती है कि अगर मेरे साथ मेरे मंथ में कुछ चेंजेस हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टेटमेंट के अंदर पैसे को लेकर, तो वहां पे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या मार्केट चल रहा है, आपके आपने कहाँ पे स्टेटमेंट का या फिर प्राइस का चेंजेस आ रहा है, ये सारा चीज। एक तरह से इसमें कह सकते हैं कि आप अपने स्टेटमेंट के अंदर जो आपके बैंक के पासबुक और बैंक कैशबुक के होते हैं, जहाँ पे आप अपने दोनों बुक्स बनाते हो और मेंटेन करते हो, उनके अंदर अगर किसी तरह का पैसे का लेन देन में कुछ आगे पीछे हो गया है या फिर अपडेट नहीं हुआ है, तो वो चीज़ देखना होता है और उसे फिर ठीक करना होता है। दोस्तों आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिकॉन्सिलिएशन और रेक्टिफिकेशन में क्या अंतर है। तो दोस्तों रेक्टिफिकेशन अलग चीज होता है, रिकॉन्सिलिएशन अलग चीज होता है। रेक्टिफिकेशन होता है आपने कुछ गलती कर दी है और वो गलती चेंज नहीं हो सकता है। और रिकॉन्सिलेशन में भी हो चुका है, वो आप अपने कैशबुक पे पैसे पहले डाल दिए हो और पासबुक पे पैसे अलग डाल दिए हो, इन सभी चीजों पे हम लोग पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग इसका एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, दोस्तों इससे हम लोग को क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक कंपनी है या फिर आप एक कंपनी हो, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से देख रखा है अपनी जनरल और जब हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे थे। तो मान लीजिए आप एक फर्म हो। फर्म का क्या काम होता है, फर्म दो चीजों से अपने बुक को चलाता है, एक खुद का कैश बुक और दूसरा बैंक का पासबुक। कैश बुक और पासबुक का आज ये बातचीत होगा कि आपके अकाउंट में आप देख रहे हो कि आपने एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन किया है, जिसमें से 6 ट्रांजेक्शन में आपने पैसे रिसीव किए और 4 में आपने पैसे पे किए हैं। और वही बैंक स्टेटमेंट का जब आप पासबुक देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वहां पे आपको 7 या 8 स्टेटमेंट आपको रिसिप्ट दिख रहा है और 4 स्टेटमेंट जो है आपको पेमेंट दिख रहा है। तो आपने सोचा कि अरे मैंने तो 6 किया था, लेकिन मुझे यहाँ पे 7 और 8 ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा क्यों दिख रहे हैं, 2 ट्रांजेक्शन मुझे एक्स्ट्रा क्यों दिख रहे हैं। तो उन चीजों को समझने में, उन चीजों को सही करने में, रिकाउंसिल करने में हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक फर्म है, फर्म के अंदर वो लोग दो बुक यूज करते हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। पासबुक में क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में, कि आप लोग अपना डेली बेसिस का या मंथली का लेन देन को लिखते हो, एंट्री करते हो कि आज मैंने 10,000 रुपए का सेल किया है और वो पैसे मैंने बैंक में दिए हैं। लेकिन आपने वो अपने बुक में लिखा कि बैंक में दिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे अपने बुक में नहीं लिखा कि उसे पैसे मिल चुके हैं। तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, और उसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इसे थोड़ा सा हम लोग एक अच्छे समझते हैं, फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये फोकस इसमें रखिएगा। देखिए आप एक फर्म हो, फर्म में रोज लेन देन होता है, कोई पैसे दिए हैं, किसी को पैसे लिए हैं, ऐसा। आपने कैश बुक का यूज किया, कैश बुक में आप लोग अपना ट्रांजेक्शन देख रहे हो कि मुझको इतना ट्रांजेक्शन है, मेरा ये ट्रांजेक्शन गया है, ये ट्रांजेक्शन आया है, और ये कुल मिला के आपका 10 ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसमें 4 ट्रांजेक्शन आपके देने वाले हैं और 6 ट्रांजेक्शन आपके लेने वाले, ये आपके कैश बुक में। लेकिन जब आप अपने बैंक का पासबुक, याद रखिए दोस्तों, जब किसी फर्म का बैंक का बात होता है, बैंक अकाउंट का, तो वो करंट बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस अकाउंट होता है। उसके अंदर किसी भी तरह के पैसे का लिमिट नहीं होता और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। आप जितने बार चाहो पैसे डाल सकते हो, जितने बार चाहो पैसे निकाल सकते हो। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग इंडिविजुअल यूज करते हैं, वो होते हैं सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होता है कि आप एक दिन में इतने पैसे डाल सकते हो, इतने पैसे निकाल सकते हो, या ऐसे प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में पहुंचेंगे, आज हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
तो जैसे कि आपने कुछ एंट्री किया जहाँ पे आपको 6 ट्रांजेक्शन लेने के दिख रहे हैं और 4 ट्रांजेक्शन देने के, और वही बैंक के पासबुक में आपको 7 से 8 ट्रांजेक्शन लेने के दिख रहे हैं और 4 देने के। तो उसमें 2 ट्रांजेक्शन जो आए हैं, एक्स्ट्रा जो 2 ट्रांजेक्शन है, वो हो सकता है बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया हो सकता है आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे डाल दिए हो, लेकिन बैंक क्या किया आपको बताया नहीं। बैंक आपको उस टाइम पे मैसेज, आज के टाइम पे तो हो गया कि आप हर दिन अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हो क्योंकि बैंक ऑनलाइन सर्विसेज देने लगे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बैंक ऑनलाइन सर्विसेज नहीं देते थे, आपको बैंक जाना पड़ता था। तो वो चीज में क्या होता था कि आपको पता नहीं है कि आपके पास पैसे आ चुके हैं या फिर पैसे आने वाले हैं। तो आप अपने कैशबुक पे उतना ही अमाउंट रखते थे जितना आपको दिख रहा है कि आपने जितने अमाउंट अपने फिजिकली रिसीव किया है। लेकिन बैंक में क्या था कि बैंक भी आपको बता नहीं सकता था, चाहे मैसेज के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, कि आपके बैंक में इतने रुपए आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। और सेम इसी तरीके से होता था बैंक के अंदर कि आपको चेक इशू करना है, आपने चेक इशू किया लेकिन आपको चेक मिल गया, मान लीजिए आपको किसी कस्टमर से चेक मिला लेकिन आप उसे अपने बैंक में अभी तक जाके सबमिट नहीं किए हो, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे बढ़ाने या घटाने हैं। या फिर आपने किसी को चेक दिया और वो चेक लेके घूम रहा है, वो बैंक में जमा ही नहीं किया, लेकिन आपने आपने अपने कैशबुक पे दे दिया कि मैंने आज 10,000 रुपए चेक के थ्रू किसी को दिया है। अपने कैशबुक से तो आपने लेस कर दिया लेकिन आपके बैंक अकाउंट से अभी भी लेस नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा और एक ट्रिक बताना चाहूंगा जिस जो सबसे इंपॉर्टेंट भी, और ये आपको करना भी होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे येलो हाईलाइट पे दिख रहा होगा सीबी और पीबी। सीबी का मतलब होता है कैश बुक, पीबी का मतलब होता है पासबुक। मैं इसके अंदर शॉर्ट में ही लिखने जाऊंगा, अपने आंसर्स जो होंगे वो मैं शॉर्ट में लिखूंगा सीबी और पीबी, लेकिन आपको जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा उसमें अच्छे से सारी चीज लिखी होंगी। ठीक है, सीबी का मतलब होता है कैश बुक और पीबी का मतलब होता है पासबुक। दोस्तों, सीबी यानी कि जो हम बना रहे हैं, अगर मैं ये कंपनी बना रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे ट्रांजेक्शन है, मेरे मेरे कंपनी का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे मैं अपने कैश बुक को मेंटेन करूंगा। तो कैश बुक में मैं हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग लेजर में बनाते थे या फिर जर्नल में बनाते थे, कि जो चीज मेरा तरफ से हो रहा है, जहाँ पे मुझे चीजें मिल रही है, वो मैं डेबिट करता था, और जो मेरे पास से जा रही है वो मैं क्रेडिट करता था। सेम यही चीज यहाँ भी करना है कि जो कैश बुक में हम लोग के पास पैसे आए हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं, और जो हमारे पास से गए हैं हम लोग अपने कैश बुक से उसे लेस करते हैं। सेम उसका उल्टा होता है पासबुक के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इतना रुपीस, क्योंकि इंटरेस्ट मिल सकता है, हो सकता है आपको पेमेंट कहीं से मिल गया, क्योंकि आज के टाइम पे मैसेजेस भी हमें आ जाते हैं। तो ये सारा होता है। तो पासबुक के अंदर उल्टा होता है कि जो डेबिट होता है वो लेस होता है और जो क्रेडिट होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी जब हम लोग ये ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको होप समझ में आएगा कि डेबिट और क्रेडिट में क्या रूल होता है, इसमें किस तरह का रूल होता है। तो दोस्तों, आपके सामने ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके का बनाना है। अगर आपके बुक में और आपके क्वेश्चन में सीरियल नंबर नहीं दिया हो तो आप उसका यूज मत कीजिएगा, आप वो चीज मत बनाइएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया हो तो आप बना सकते हो। बाकी आपका फॉर्मेट जो होगा ऐसा होगा, और आपको फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट की जगह यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन देना होगा, जैसे कि मैंने दे रखा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1000 रुपीज, कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैश बुक से अगर अपना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का जो एंड होगा वो पासबुक का होगा। बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में खत्म होगा। और अगर हम लोग पासबुक से स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम लोग का जो पूरा ट्रांजेक्शन का एंड होगा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हमेशा कैश बुक को ही क्यों हम लोग प्रेफर करेंगे वो समझते हैं। हम लोग को कैश बुक ही प्रेफर करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक हम लोग एडिट कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ एरर दिखता है, हम लोगों ने कुछ गलती किया है, तो उसको हम लोग अपने मैनुअली एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने पासबुक को एडिट नहीं कर सकते हो। पासबुक एकदम आपका एक्यूरेट अमाउंट ही बताता है आपके हर एक ट्रांजेक्शन्स को। हो सकता है वो ट्रांजेक्शन कभी आपने आगे कर दिया है या फिर पीछे कर दिया है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि होता है कि अगर कई लोग होते हैं कि दूसरे बैंक से लेके दूसरे बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो पैसे तो आए नहीं है, लेकिन आपने वहां पे अपने कैशबुक के अंदर उस दिन का एंट्री कर दिया कि 5 तारीख को 5 जनवरी को मैंने इतने रुपए पे किए थे बैंक में, और बैंक को अभी तो पैसे मिले नहीं क्योंकि आप जिससे आपने पैसे दिए थे वो अभी भी अपने जेब में लेकर उस चेक को घूम रहा है। तो वो चीज होता है कि आपका बैंक से अभी तक पैसा कटा नहीं है। तो ये सारा चीज भी होता है कि टाइम पे जो है हो सकता है वो मैच नहीं करे, लेकिन आपका जो मंथली रिकॉन्सिलेशन जब हम लोग निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग का वो सारे पैसे, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को पता चल जाता है और हमारा मैच करता है। और अगर हम लोग का मैच नहीं करता तो हो सकता है वो अमाउंट इस मंथ को छोड़ के अगले मंथ में सबमिट कर दिया गया है, क्रेडिट हो गया है या फिर डेबिट हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि पासबुक को अपना लेके चलेंगे, पासबुक के हम लोग अमाउंट को देखते हुए करेंगे अपने कैश बुक को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे सेम वही नाम लिखेंगे, डेबिट, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहा हूँ, एज पर कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे जैसे पहले ही बता दिया कि डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में हम लोग यहाँ पे 1000 ऐड करेंगे। ठीक है, ये 1000 ऐड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ₹100 बट नॉट एंटर्ड इन द बुक। मतलब कि हम लोगों को चेक डिपॉजिट किया गया है और हम लोग को चेक डिपॉजिट हो चुका था बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन हमें मैसेजेस और नोटिफिकेशंस नहीं आने कारण हमने अभी तक अपने कैशबुक के अंदर उसका एंट्री नहीं किया है। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग का पैसे तो हम लोग को मिल गए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो चीज हमें मिल गए हैं वो पासबुक में तो प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक वो कैशबुक में ऐड नहीं हुआ, तो उसको हम लोग कैशबुक में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड, चेक CHEQUE, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड कितना रुपए, वहां पे हम लोग है ₹100 का, तो वो ₹100 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को वो अमाउंट मिल चुका है 100। ठीक है, हम लोग को अमाउंट मिल चुका है और हम लोग को पता चल गया क्योंकि एंटर नहीं किया हुआ था। अब हम लोगों ने पासबुक देख लिया कि हाँ वहाँ पे मुझे ₹100 मिले हैं, जो कि हम लोग का पासबुक पे ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो हम लोग अपने कैशबुक के भी अंदर ऐड कर देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। कैशबुक डिपॉजिटेड ऑफ ₹20 was recorded in cashbook. Cash deposited of ₹20 was recorded in cashbook if there is no bank column therein. यहाँ पे ये बताया गया है कि कैशबुक हम लोगों ने कैश डिपॉजिट कर दिया है बैंक के अंदर, लेकिन कैशबुक के अंदर हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो बैंक के अंदर अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बैंक के अंदर अभी भी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जो कैश हम लोगों ने डिपॉजिट किया है जो कैश बुक के अंदर, उसे हम लोग लिख देते हैं कैश डिपॉजिटेड। अपने कैश बुक के अंदर लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड, क्योंकि हम लोग ये जो कैश बुक, जो हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो अपने कैश बुक का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इन बैंक लिख देते हैं, इन बैंक। अब जो हमारा अमाउंट है वो कितने रुपए का, ₹20 का है, वो लिख देते हैं कि हम लोगों ने अपने बैंक में तो पैसे डाल दिए, तो जो हम लोग के पास से बैंक में पैसे गए तो वो आ जाएगा आपका लेस, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो होगा वो ऐड होगा और आपके पास से पैसे जा रहे तो वो लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चेक इशूड ऑफ ₹25 was recorded as ₹20 in कैश बुक। हम लोगों को चेक मिला जो ₹25 का था, लेकिन हम लोगों ने गलती से कैश बुक में ₹20 रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कैसे होगा, तो वो अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रॉन्ग एंटर्ड अमाउंट, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि चेक इशू हुआ है जो ₹25 का है, बट गलती से हम लोगों ने ₹20 का रिकॉर्ड कर दिया है कैश बुक के अंदर, तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, रॉन्ग एंटर्ड अमाउंट कितने रुपए का, ₹25 का, तो 25 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि पैसे हम लोग को बैंक में मिले हैं, तो बैंक में जो क्रेडिट के साइड में ऐड हुआ है वो हम लोग यहाँ पे
डेबिट साइड में कर देंगे कैश बुक के अंदर। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया कि हम लोगों ने कैश बुक में ऐड कर दिया। फिर आता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹15, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹150 of the previous day was brought forward as a credit balance। तो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस, तो दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं कि डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एक ही होता है। जो आपका डेबिट बैलेंस होगा वही आपका फेवरेबल बैलेंस होता है, और जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है वही अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस दे दिया जाए तो आप उसे डेबिट बैलेंस ही सोचिएगा। तो यहाँ पे बताया जाए कि जो हम लोग का बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस वो ₹150 था, लेकिन वो प्रीवियस डे में भी हम लोग को क्रेडिट कर दिया गया था, तो उसको हम लोग 2 बार ऐड करेंगे। तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, तो वहां लिखेंगे रॉन्ग क्रेडिट मेड, यानी कि रॉन्ग क्रेडिट मेड, हम लोगों ने कुछ एक अलग गलत ट्रांजेक्शन को जो है क्रेडिट कर दिया था। तो वो 5 नंबर आंसर आएगा, रॉन्ग क्रेडिट क्रेडिट मेड। ठीक है, और वो पैसा कहाँ पे जाएगा, वो पैसा आएगा ₹300 आपके कैश अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, वो ये कर दिया कि रॉन्ग एंटर अमाउंट जो है वो आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, यानी कि आपके पास से वो जा रहा है, लेस हो रहा है, कैश बुक से वो लेस हो रहा है, और जो आपका कैश डिपॉजिट हो रहा है वो आपका ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, वो कैश डिपॉजिट होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। ठीक है, अब वो सही हो गया है। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक जो हो जाएगा वो ₹20 हो जाएगा, और रॉन्ग एंटर्ड अमाउंट जो है वो ₹25 हो जाएगा, जो हम लोगों ने बैंक में डाल रखा है। ठीक है, हम लोगों ने कैश बुक के अंदर ₹20 कर दिया था, और लेकिन हम लोग जब चेक किए अपने चेक को अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक किए तो वहाँ पे ₹25 दिखा, तो हम लोग वहाँ पे अपने बुक के अंदर कैश बुक के अंदर उसे चेंज कर देंगे, ₹25 में कन्वर्ट कर देंगे। वो ₹25 कैसे होगा, वो ₹25 ऐसे होगा कि आपने जहाँ पे ₹20 लिखा था कैश बुक के अंदर बैंक के अंदर ₹25, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्रेडिट साइड में बीस रुपए है, और आपको फिर से पता चला कि अच्छा वहाँ पे तो ₹25 हुआ था पासबुक में, तो फिर आप उसके अंदर ₹5 और ऐड कर दोगे तो आपका ₹25 हो गया। ठीक है, आपको मैच करने से मतलब है उसके साथ। फिर 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट बाई ₹10। जो पेमेंट साइड है कैश बुक का वो अभी अंडर कॉस्ट है, मतलब कि ₹100 कम है, उसमें ₹100 कम है जो हम लोग का पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड कौन सा हो जाता है हमारा, पेमेंट साइड हमारा हो जाता है लेस देन साइड वाला, यानी कि माइनस वाला। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे पेमेंट साइड लिख देते हैं, पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट, ये लिख देते हैं, और वो हमारा किस तरफ चला जाएगा, लेस की तरफ में, तो वहां पे ₹10 लेस है। ठीक है, अब हम लोग हमारे 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में मैंने अच्छे से डिटेल्स में लिख रखा है, ताकि आप अगर फ्यूचर में भी उसे खोलते हो उसको रिवाइज करने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छा वहाँ पे ये सब चीज किया गया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट अलाउड of ₹12 was recorded as 21 in the passbook। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड कैशबुक के अंदर ₹12 किया था, लेकिन पासबुक के अंदर वो ₹21 हो गया, यानी कि हम लोगों ने कैशबुक के अंदर गलती कर दिया था। जो पासबुक में हम लोगों ने ₹21 का डिस्काउंट अलाउड दिया था, लेकिन हम लोगों ने गलती से ₹12 वहां पे कर दिया, तो उसे अब हम लोग ठीक करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने इसका किया था कि हम लोगों ने अमाउंट गलती कर दिया, और इसका भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो 7 नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और क्या क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हम लोग लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, और उस तरफ कितना लिखेंगे, ₹21, ₹21 लिखेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए ₹21 हम लोग क्यों लिख रहे हैं। ₹21 पहले ₹12 थे। ठीक है, ₹12 हम लोग को पता चला कि अच्छा ₹12 थे। अब वहां पे हम लोगों ने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो वहां देखा ₹21, तो ₹21 में ₹12 जब हम लोग लेस करते तो हमारा जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग करते हैं ऐड, ₹9। 12 और 9 को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वहां पे हमारा ₹21 आ गया। तो फिर हम लोग का वहां पे रिकॉन्सिलेशन हो चुका है, वहां मैच कर गया। ठीक है, अब 8 नंबर,
8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि 50 रुपए का चेक हम लोग को मिला है एक डेटर के तरफ से, और उसे हम लोगों ने अपने कैश बुक पे एंट्री कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक उसे हम लोगों ने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं किया है और पैसे कलेक्ट नहीं किए हैं। तो हम लोग का यहाँ पे 50 रुपए जो है वो पासबुक के अंदर ऐड हो जाएगा, पासबुक के अंदर ऐड हो जाएगा, और हमारा कैश जो प्लस साइड है वहां पे ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसे ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, चेक चेक नॉट डिपॉजिटेड येट, डिपॉजिटेड येट। और कितने रुपए का चेक था वो चेक था 50 रुपए का, तो उसे हम लोग उस तरफ यानी कि लेस देन साइड पे ऐड करेंगे। फिर हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, विड्रॉ ₹30 फ्रॉम बैंक बट रिकॉर्डेड कपल ऑफ टाइम्स इन द कैश बुक। हम लोगों ने एक बार ही 30 रुपए अपने बैंक से निकाला, लेकिन उसे हम लोगों ने 2 बार अपने कैश बुक के अंदर लिख दिया। तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चेक कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ विथड्रॉ 1 टाइम, या फिर कैश विड्रॉ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऐसे लिख दो, ताकि आपको जब रेक्टिफाई कर रहे हो, रिकॉन्सिलेट कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये जब हम लोगों ने लिखा तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 30, क्योंकि ऑलरेडी हमने 30 करना था तो 30 लिख दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसे 2 बार एंट्री कर दिया था, तो उसे हम लोग को ठीक करने के लिए 30 रुपए फिर से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। ये सारा पॉइंट होने के बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग इसका इन सभी का हेल्प लेते हैं। हाँ, ये ऐड कर दिया, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गलती हो गया, फिर इसे हम लोग ऐड करते हैं, प्लस 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 प्लस, ये कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 1450। और सेम इसका भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पे जाते हैं, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, इसको ऐड कर देते हैं 106 रुपीज़, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम लोग का जो 106 रुपीज़ आया है उसको हम लोग इसके साथ लेस कर देंगे। किसके साथ लेस कर देंगे, जो 1450 रुपीज़ है उसको हम लोग इसके साथ 106 के साथ लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग लेस करते हैं। इसे जब हम लोग लेस करेंगे तो उसका इक्वल टू ये माइनस ये, हमारा जो इतना आंसर आया है ये रिकाउंसिल हो गया है एज पर हमारे पासबुक में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया कवर। यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी में भी समझ लिया और उसका न्यूमेरिकल भी बनाकर समझ लिया। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने बुक्स को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे ऐसे कमेंट करके या फिर मेल करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी से पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।